नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कौशल्या जी। जरा जाकर देखिए कि आज बहू ने चाय नाश्ता क्यों नहीं दिया। रमाकांत जी अखबार पढ़ते हुए कौशल्या जी से बोले, यह बिस्कुट खाकर आप दवा खा लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ। कौशल्या जी ने डिब्बे से टूटे पड़े बिस्कुट के चूरे निकाले और डिब्बे के ढक्कन पर ही रखकर रमाकांत जी को दे दिए और फिर छोटी बहू दीपा के पास पहुंच गई। दीपा बहू, चाय नाश्ता बन गया हो तो दे दो, तुम्हारे पापा को दवाई खानी है। कौशल्या जी ने दीपा से कहा तो वो मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी आपको कुछ याद रहता नहीं है। आज 1 तारीख है और आज से आपके चाय नाश्ते और खाने की जिम्मेदारी आपकी बड़ी बहू मतलब बड़ी जेठानी जी की है। आप उन्हीं से मांग लीजिए। दीपिका ने मुंह टेढ़ा किया और मोबाइल पर बिजी हो गई। बड़ी बहू लेकिन वो तो अपने मायके गई हुई है। कौशल्या जी ने परेशान होकर कहा, तो मैं क्या करूं? ये रूल उन्हीं ने बनाया था कि हम तीनों बहनें 1-1 महीने आपकी और पापा की जिम्मेदारी और खान पान का ख्याल रखेंगे। और अब जब उनकी बारी आई तो वो मायके खिसक गई। मुझे नहीं पता, मेरा महीना कल खत्म हो चुका और आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। दीपिका ने जोर से हाथ जोड़कर बोला। कौशल्या जी किसी तरह सीढ़ी चढ़कर ऊपर मंझली बहू पूजा के पास गई। पूजा बहू, कुछ चाय नाश्ता होगा तो दे देना, तुम्हारे पापा जी को दवाई खानी है। मम्मी जी आप यहाँ और चाय नाश्ता मैं क्यों दूं? दीपिका ने आपको चाय नाश्ता क्यों नहीं दिया? पूजा की आवाज में तीखापन था। आज 1 तारीख है और बड़ी बहू को हमारे चाय नाश्ते का इंतजाम करना था, लेकिन वो तो मायके गई हुई है और 15 दिन बाद आएगी। तब तक तुम ही हमें चाय नाश्ता और खाना खिला दो। कौशल्या जी ने पूजा से विनती की, देखिए मम्मी जी, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। मैं आपको और पापा को खिला तो दूं, लेकिन क्या जेठानी जी इन 15 दिनों का हिसाब बराबर करेगी? जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो कभी भी ये 15 दिन अपने समय में एडजस्ट नहीं करेगी। तो फिर मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी जो दूसरे के भार खुद पर लूं। माफ कीजिए मम्मी जी, अब आप ही इंतजाम कर लीजिए इन 15 दिनों का। पूजा ने भी जोर से हाथ जोड़ा और अपने कमरे में चली गई। कौशल्या जी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। अरे ये क्या, कुछ खाने के लिए नहीं लाई? कौशल्या जी को खाली हाथ देख रमाकांत जी पूछने लगे। पहले तो कौशल्या जी इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन फिर उनका गुब्बारा निकल पड़ा। क्या यही दिन देखने के लिए आपकी अम्मा मुझे भागो वाली बोलती थी? 3 बहुओं के रहते हुए भी हमें दाने दाने के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तीनों ने अपनी सुविधा अनुसार हमारा खाना पीना बांट लिया और हमसे पूछा भी नहीं कि हमें क्या चाहिए है। जिनकी भर आपकी अम्मा के अनुसार अपना जीवन बिताया और अब इन बहुओं के हिसाब से क्या मेरा कोई वजूद नहीं है? क्या कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ कर पाऊंगी या फिर यूं ही? कौशल्या जी इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रमाकांत जी जिन्होंने कभी भी कौशल्या जी की भावनाओं को नहीं समझा, आज उनका दिल भी उनकी बातों से दुखी हो गया।
सबको अन्न खिलाने वाला आज खुद अपने और अपनी पत्नी के लिए अन्न के लिए दूसरों पर आश्रित हो गए और दूसरे भी कौन अपने खून और दूध से सचित लायक बेटे। रमाकांत जी ने आगे बढ़कर कौशल्या जी के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बेटे बहुओं की बात इसीलिए मान ली थी क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम दिन भर काम में लगी रहती थी। बहुएं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर बेफिक्र घूमती थी। मैं चाहता था कि तुम भी आराम करो, इसीलिए मैंने उस दिन बेटे बहुओं के सामने अपना पक्ष रखा था। 6 महीने पहले कौशल्या जी काम करते हुए बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। रमाकांत जी ने बेटे बहुओं को बुलाया और साफ साफ कह दिया कि कौशल्या जी अब घर का कोई काम नहीं करेगी। तुम तीनों बहुएं अपनी सुविधा अनुसार काम बांट लो। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर काम को लेकर और खाने बनाने को लेकर आए दिन तीनों में झगड़ा होने लगा और एक दिन बात इतनी बड़ी कि रसोई का बंटवारा हो गया, लेकिन झगड़ा अभी भी बंद नहीं हुआ। रमाकांत जी और कौशल्या जी का खाना कौन बनाएगा, अब इस मुद्दे पर झगड़ा होने लगा। तब यह तय हुआ कि एक महीने तीनों बहुएं खाना बनाकर खिलाएगी और जिस महीने वो लोग जिस भी बेटे के पास खाएंगे अपनी पेंशन भी वहीं खर्च करेंगे। क्या फायदा हुआ ऐसे फैसले का? अपने खाने पीने का खर्चा उन लोगों को देने के बाद भी ढंग से खाना नहीं मिलता। इससे अच्छा तो मैं खुद हम दोनों के लिए खाना बना लेती। अपने ही घर में भिखारियों जैसी स्थिति हो गई है। बड़ी बहू घूमने चली गई और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोग का खाना पीना कैसे होगा। अरे किचन खोलकर गई होती तो मैं खुद बना लेती और दोनों बहुएं हमें खाना खिलाने से मना कर रही कि उनकी बारी नहीं है। कितने अरमानों से यह घर बनाया और आज इसके 3 हिस्से हो गए। 3 की जगह आपने 4 हिस्सा किया होता तो मैं अपने हिस्से में हम दोनों के लिए खाने पीने का इंतजाम तो कर लेती। साड़ी के आंचल से आंसू को पोंछते हुए कौशल्या जी लाचारी से रमाकांत जी की तरफ देखने लगी। अभी रमाकांत जी और कौशल्या जी एक दूसरे को सबल दे ही रहे थे कि छोटा बेटा दीपक 2 आदमियों को लेकर उनके कमरे में आ गया और उन लोगों के साथ कमरे का नाप लेने लगा। दीपक, ये लोग कौन हैं और मेरे कमरे में क्या नाप ले रहे हैं? रमाकांत जी ने दीपक का हाथ पकड़कर बोले, पापा 2 मिनट पहले ये लोग अपना काम कर ले, फिर बताता हूँ। दीपक ने हाथ छुड़वाते हुए बोला। थोड़ी देर में दोनों आदमी नाप लेकर चले गए तो रमाकांत जी ने दीपक को फिर टोका। दीपक, ये लोग कौन थे? ये लोग फर्नीचर वाले हैं। बंटी और बबली को आपके कमरे में शिफ्ट कर रहे तो कमरा उनके हिसाब से बनवाना पड़ेगा। दीपक बेरुखी से बोला। हमारे कमरे में क्यों? कौशल्या जी बेचैन हो गई। छोटा हूँ, बेवकूफ नहीं। आपने बड़े भैया को पीछे का बड़ा हिस्सा दे दिया, मंझले भैया को ऊपर का और मुझे आगे का हिस्सा दिया, जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे हैं और उस पर भी एक कमरे में आप दोनों ने कब्जा कर रखा है। एक ही कमरे में अब हमको भी
परेशानी हो रही है। और अब आप दोनों इस उम्र में कमरा लेकर क्या करेंगे? इसीलिए इस कमरे को बंटी और बबली के हिसाब से बना रहे हैं और आप लोग बाहर बरामदे में शिफ्ट हो जाइए। दीपक की बात सुनकर रमाकांत जी सन रह गए। जिन बेटों के लिए उन्होंने यह घर बनवाया, आज वही बेटे कह रहे हैं कि उन्हें कमरे की क्या जरूरत। बात अब सर से बहुत ऊपर जा चुकी थी। पहले खाने के लिए मोहताज कर दिया और अब कमरे से भी निकाल रहे हैं। यही हाल रहा तो एक दिन घर के बाहर नजर आएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रमाकांत जी चिल्ला पड़े। क्या हुआ? क्या नहीं हो सकता? कौशल्या जी डरकर रमाकांत जी के पास आ गई। कुछ देर निहाती आंखों से रमाकांत जी ने कौशल्या जी को देखते रहे और फिर अपनी छड़ी उठाई और कमरे से बाहर जाने लगे। तो कौशल्या जी ने आवाज दी, अब कहाँ जा रहे हो? यूं अचानक बहुत हुआ। अब मुझे इन तीनों नालायकों को बताना होगा कि अभी उनका बाप जिंदा है। वो लोग मुझ पर आश्रित है, मैं नहीं। रमाकांत जी के चेहरे पे साफ दिख रहा था कि उन्होंने कोई कठोर फैसला ले लिया है। शाम को रमाकांत जी ने तीनों बेटों को बुलाया और कुछ पेपर्स उन्हें पकड़ा दिए। उन पेपर्स को पढ़कर तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। बड़ा बेटा मुकेश तो लगभग चिल्ला ही पड़ा, पापा आपका दिमाग खराब हो गया, ये आप कैसे कर सकते हैं? मंजला समीर क्यों पीछे रहता, वो भी बौखलाते हुए बोला, हाँ आप हमारे साथ यह नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये मुझे तुम लोगों से जानने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के पास 1 महीने का समय है, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। रमाकांत जी ने मुंह फेर लिया। मम्मी आप ही पापा को समझाइए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही बच्चों को बेघर कौन माँ बाप करते हैं? दीपक कौशल्या जी का हाथ पकड़कर बोला, तुम लोग खाने पीने के लिए माँ बाप का बंटवारा कर सकते हो, उन्हें उनके कमरे से बाहर कर सकते हो, हर वक्त उन्हें यह एहसास दिला सकते हो कि वो लोग लाचार और तुम पर आश्रित है। तो क्या माँ बाप ऐसे नालायक बेटों को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते? सुबह से तुम्हारे माँ बाप भूखे पड़े हैं, क्या ये बात तुम्हें पता है? तुम लोगों को अपने ही खाने के पैसे देने पड़ते हैं हम लोगों को, फिर भी दाने दाने के लिए तरसाते हो। तुम्हारी पत्नियां खाना भी ऐसे देती है जैसे हम पर एहसान कर रही हो, और एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाए तो भूखा रखती है। कमाल है ना, माँ बाप अपने तीनों बच्चों को बिना भेदभाव के पाल सकते हैं, लेकिन वही तीनों बेटे मिलकर अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक बंटवारे का फैसला तुम लोगों ने लिया था और अब यह फैसला हमारा है। यह घर मैंने खुद की कमाई से बनाया था, इसीलिए इस पर तुम तीनों का कोई हक नहीं है। 1 महीना है, अपना इंतजाम कर लो, क्योंकि 1 महीने के बाद नए किराएदार घर में रहने आ रहे हैं, और अगर तुम लोगों को इस घर में ही रहना है तो महीने का किराया देना होगा, उस पर भी 6 महीने का एडवांस जमा कराना होगा। जाओ अपनी पत्नियों को भी समझा दो।
रमाकांत जी की कड़कती आवाज गूंज गई। तीनों सिर झुकाकर कमरे से बाहर जाने लगे तो रमाकांत जी ने बड़े बेटे मुकेश को बुलाया। मुकेश, तुम्हारी पत्नी किचन में ताला लगाकर गई है, उसे खोलो वरना मैं ताला तोड़ दूंगा। अभी थोड़ी देर में एक खाना बनाने वाली मेड आएगी, वो आज से मेरा और कौशल्या जी का खाना बनाएगी। अब तुम लोगों की पत्नियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़ी बहू ने जैसे ही सास ससुर के फैसले को सुना तुरंत मायके से वापस आ गई और लगी हंगामा करने। अरे ये कैसे माँ बाप है जो अपने ही बच्चों को बेघर कर रहे हैं। अरे हमने तो यही सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन अब तो उल्टी गंगा बहने लगी है। सही कहा बहू, माता कभी कुमाता नहीं होती और न ही उल्टी गंगा बहती है, लेकिन जब तुम्हारी जैसी औलाद हो तो सब मुमकिन है। इस तरह चिल्लाने और लोगों को बुलाकर भीड़ लगाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। अभी लोगों को सच्चाई नहीं पता है, कहीं ऐसा न हो कि तुम लोगों की करतूतें जानने के बाद तुम लोगों को कोई किराएदार भी न रखे। कौशल्या जी की कड़कती आवाज को सुनकर बड़ी बहू के साथ दो बहुओं की बोलती बंद हो गई और अब तीनों आपस में ही एक दूसरे को दोष देने लगी। तुम दोनों 15 दिन के लिए इन बूढ़ा बूढ़ी को खाना पीना नहीं दे पा रहे थे। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से आज हम लोग सड़क पर आ गए। बड़ी बहू चिल्लाने लगी और फिर तीनों बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोचने लगी। ये नजारा और विकराल हो जाता अगर तीनों के पतियों ने आकर उन्हें संभाला नहीं होता। बंद करो तुम तीनों, आज हम लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार तुम तीनों ही हो। पापा ने सही फैसला लिया, यही हाल रहा तो आगे चलकर बच्चे भी हमें ना बेघर कर दे। अपना अपना सामान बांधना शुरू करो। मुकेश के साथ समीर और दीपक ने भी अपनी पत्नियों को डांटकर और घर छोड़ने की तैयारी करने लगे। क्या रमाकांत जी का फैसला सही था या उन्हें अपने बच्चों को उनकी मनमानी करने देना चाहिए था? तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।